नमस्कार, लोकतंत्र 2013 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए, जबकि बीजेपी ने राजस्थान के लिए घोषणा पत्र पेश किया। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की रैलियां। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ की पुलिस में शिकायत। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। बुनियादी सुविधाओं पर कांग्रेस का जोर। आम आदमी पार्टी ने कहा पास कराएंगे जन लोकपाल बिल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयपुर में चुनावी रैली। बीजेपी का घोषणा पत्र। युवाओं को रोजगार और पिछड़ी जातियों को आरक्षण का वादा। और मिजोरम में ब्रू राहत शिविरों में अब तक 45% मतदान। राहुल गांधी आज करेंगे कांग्रेस का प्रचार। और लोकतंत्र 2013 में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में मुख्यमंत्री और बीजेपी पर चुनावी विज्ञापन में विकास से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उम्मीद जाहिर की है कि शिकायत के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। हरीश रावत ने दावा किया कि विज्ञापन में दिखाया गया एक हाईवे और खेती की एक भूमि राज्य में है ही नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी ने राज्य में एक भी हाईवे नहीं बनाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में 2 रैलियां की। धार और सीधी जिले में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो अमीरों के हित साधती है। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस के सत्ता में आने पर गरीबों की तरक्की का वादा किया। धार और सीधी जिले में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टियां गरीबों की सुध नहीं लेती। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें बना देना विकास नहीं है। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। हमारा कहना है कि गरीब के सामने, आदिवासियों के सामने, दलितों के सामने एक दीवार खड़ी है और उस दीवार को तोड़ना है। और गरीब अपने आप उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है जब तक सरकार ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, और जब तक सरकार ने गरीब के साथ उस दीवार को नहीं तोड़ा तब तक गरीब गरीबी से नहीं निकल सकता है। केंद्र की योजनाएं गिनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा और भूमि अधिग्रहण कानून ने लोगों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने बीजेपी सहित एनडीए पर आरोप लगाया कि वो अपने कामकाज के मुकाबले प्रचार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यूपीए के समय 3 गुना ज्यादा सड़कें बनी। मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी है। ऊपर से कैमरा दिखाएंगे, साइड से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे, मगर सच्चाई अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों की योजना पर विपक्षी पार्टियां पैसे की कमी का हवाला देने लगती हैं। उन्होंने समर्थकों को बताया कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो गरीबों की हितैषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बुधवार को 4 रैलियां की। शहडोल, सिंगरौली, सतना और जबलपुर में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान सरकार की तारीफ की और बघेलखंड के आदिवासी मतदाताओं की खातिर किए गए एनडीए सरकार के कामकाज को याद दिलाया। इस मौके पर उन्होंने जनता से प्रदेश में कांग्रेस की दावेदारी झुठलाने की भी अपील की। इन चारों राज्यों में जनता के दिमाग में कांग्रेस को सजा करने का मूड है। गुस्सा इतना जबरदस्त है। सभी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, सभी लोगों का विकास चाहते हैं, हर जाति बिरादरी समाज का विकास चाहते हैं और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज झाबुआ जिले के मेघनगर में चुनावी सभा करेंगी। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में रैली करेंगे। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी भी प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को ग्वालियर में चुनावी रैली में बीएसपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की।
यदि आप लोग इधर अपनी इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाकर यदि सरकार नहीं भी बना सकते हैं तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कम से कम आप लोगों को इतना रिजल्ट अच्छा जरूर दिखाना चाहिए, इतनी सीटें जरूर जिता कर लानी चाहिए कि आप लोग मध्य प्रदेश में इस बार बैलेंस ऑफ पावर बन सके। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश से सटा है। इसके चलते इलाके में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खासा असर है। बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से यहां बहुकोणीय मुकाबला है। मजदूरों का पलायन और पानी की समस्या अहम चुनावी मुद्दे हैं। ये है मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। बुंदेलखंड का ये इलाका बाकी इलाकों की तुलना में काफी पिछड़ा है। 2008 विधानसभा चुनाव में उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी ने नए राजनीतिक समीकरण बना दिए थे, लेकिन अब इसका बीजेपी में विलय हो गया है। इस जिले में पांच स्थानों से लड़ रही और पांचों जीतेगी। पांचों स्थानों से 5 ही जीतेगी। टीकमगढ़ में बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ बनाने में लगी हैं। दोनों पार्टियों ने जिले की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 3 बार यहां से जीत दर्ज करा चुके कांग्रेस के उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने के श्रीवास्तव को टिकट दिया है। मुझे लगता है कि मैं केवल नगर पालिका अध्यक्ष रहा 5 साल और उन 5 सालों का विकास, 5 सालों की मेरे विकास की राजनीति, मेरे विकास के कार्य और एक तरफ 40 साल से उस परिवार और खानदान की खुद के विकास की राजनीति, ये इश्यू है। टीकमगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2008 में टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर कांग्रेस के खाते में गई थीं, जबकि जतारा पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी ने निवारी और भारतीय जनशक्ति पार्टी ने खरगापुर से जीत दर्ज की थी। इस बार हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता लड़ रही है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पिछले चुनाव में हिंसा की घटनाएं हुई थीं, इसलिए इस बार सुचारू मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। In which we have completing about all the trainings and at the same time deployed all the flying squads, SSTs and all observers are in the place. And we are trying to, as a major concern of our district is UP border. We have deployed almost more than 66 nakas to prevent all illegal liquor and money also. टीकमगढ़ में जातिगत राजनीति हावी है। यहाँ लोधी और यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जिसके चलते पार्टियां जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारती हैं। पिछड़ापन और पानी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां यूनिवर्सिटी, कौशल विकास केंद्र और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा कर रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ टीकमगढ़ में इस बार बसपा और समाजवादी पार्टी भी अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश राय के साथ मैं राजकुमार राव, राज्यसभा टीवी के लिए। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ अकील ने 5वीं बार जीत की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से भी इनकार कर दिया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता आरफा खानम शेरवानी से उन्होंने खास बात की। इस वक्त हम भोपाल के पुराने शहर में हैं और भोपाल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया है जो कि दरअसल हम नाम है। दोनों के नाम एक ही है, आरिफ साहब। हमारे साथ एक आरिफ अकील साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आरिफ साहब, ये बताइए कि अब 3 बार के बाद आपको लगता है कि जनता आपको फिर से चुनने जा रही है? इंशाअल्लाह ताला मुझे 4 मरतबा में जीत चुका हूँ। 5वां मेरा इलेक्शन है। इंशाअल्लाह 5वीं मरतबा भी जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मदद मिल रही है, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जीतूंगा। आप समाज सेवी भी हैं और आप नेता भी हैं। उतना विकास आपके रहते देखने को नहीं मिला। 77,000 रुपए विधायक निधि मिलती है। उस 77,000 से विधायक निधि से जो तरीके से मैंने काम कराए हैं, वो काम अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको निश्चित ही लगेगा कि मैंने अब केंद्र सरकार की मदद से जो विकास हो सकता है वो भोपाल में है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि ये वो एरिया है जहां पर जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, उसके ज्यादातर पीड़ित रहते हैं। अकील साहब, ये बताइए कि उनकी भी शिकायतें अपनी जगह बराबर बनी हुई हैं। 2 दशक से ज्यादा गुजर गए, 25 साल, लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं है। निश्चित ही कांग्रेस के जब भी लोग शासन में आए या हुकूमत रही है, 25-25 हजार रुपए उनको मुआवजे कर दिया। जो पार्टी में अंदरूनी जो एक दरार पड़ रही है, खासकर टिकटों के बंटवारे को लेकर, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, मेरी पार्टी में क्या इससे मैं तो टिकटों को लेकर नाराजगी यकीनन है, कुछ है, लेकिन ज्यादातर लोग मान गए, मुतमईन हो गए। भोपाल से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए।
और भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार आरिफ बेग ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाईचारा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे संवाददाता आरफा खानम शेरवानी ने उनसे भी खास बात की। आरिफ बेग साहब, ये बताइए कि आप बीजेपी के टिकट से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसी चीज है जो आप अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं जिससे वो आपको वोट करें? देखिए, मेरा मिशन है, मेरे समाज में भाईचारा होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन एन चुनाव के मौके पर उनका कैंडिडेट जो यहाँ गत 20 वर्षों से है, इसको कमंडल बना देता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव होता है और वो एक ही कार्ड खेलता है कि इस्लाम खतरे में है। मैं अकेला मध्य प्रदेश की असेंबली में मुसलमान नुमाइंदा हूँ, क्या मुझे मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन आप इतने अकेले क्यों हैं, ये बताइए कि जब बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम वोट उससे मिले और आप जैसे लोगों को टिकट देती है, आप फील्ड में आते हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें मिलता है जो कि उनके टिकट पे चुनाव लड़ सके। मेरी पार्टी लगातार इस बात के लिए कोशिश कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को चांस दिया जाए तो फिलहाल सच्चा कमेटी, अगर अगली कोई कमेटी बनेगी तो वो इससे बेहतर रिपोर्ट लेके आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। शुक्रिया आरिफ साहब। मध्य प्रदेश के मंडला में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद है। आदिवासी बहुल मंडला जिले में दोनों ही पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन मुद्दों की कमी भी यहां साफ नजर आती है। महाकौशल संभाग में पड़ने वाले मंडला जिले की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ज्यादातर आबादी वन उत्पादों पर निर्भर है। खास बात यह है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों से कोई शिकायत नहीं है। इस वजह से यहाँ नए मुद्दों का काल भी दिखता है। कल कारखाने नहीं होने से जिले में आर्थिक विकास भी नहीं के बराबर है। कान्हा बाग अभ्यारण्य को छोड़ दें तो जिले में रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। मंडला जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहाँ की 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। बिछिया सीट पर कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा को जीत मिली थी। मंडला बीजेपी के देवी सिंह सयाम के खाते में गई थी, तो निवास से भी बीजेपी के राम प्यारे कुलस्ते को जीत मिली थी। हमारे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति है, सरकार बनाएगी कांग्रेस। वर्तमान में भी हमारे असेंबली में जो है 3 सीट में से 2 सीट भाजपा के पास में है, 1 सीट अन्य के पास है बिछिया। पर इस बार हमारी तीनों ही सीट बहुत अच्छे मतों से हमारे आने की संभावना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस इलाके की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी राजनीतिक समीकरण बदलने का मादा तो रखती है, लेकिन पार्टी में नेतृत्व की कमी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शुरुआती नेता कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी 2003 से ही चुनाव हार रही है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, मंडला। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी बाकी राज्यों की। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अंतागढ़ विधानसभा के 2 मतदान केंद्रों पर 23 नवंबर को फिर से वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सीताराम और छोटे पंखाजुर में पहले दौर में 11 नवंबर को वोटिंग नहीं हो पाई थी। इस बूथ के चुनाव कर्मचारियों को ले जा रहे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी। पहले दौर में राज्य में रिकॉर्ड 75% से ज्यादा मतदान हुआ था। और आइए अब देखते हैं खबरें दिल्ली के चुनावी दंगल से। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 23 और 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को दिल्ली में 3 रैलियां करेंगे। 23 नवंबर को द्वारका में उनकी रैली है, वहीं 30 नवंबर को पूर्वी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। 1 दिसंबर को नरेंद्र मोदी अंबेडकर नगर में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बुधवार को जारी कर दिया। लगातार चौथी बार राज्य की सत्ता पाने के लिए पार्टी ने कई नई घोषणाएं की हैं। इनमें सड़क जाम से छुटकारे के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर
और दिल्ली के प्रशासन के लिए एक कमांड व्यवस्था बनाए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र विकास, पानी और सफाई जैसे बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने घोषणा पत्र में वादे किए कि सड़क जाम से छुटकारे के लिए डबल डेकर रोड फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और महिलाओं के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 शौचालय बनाए जाएंगे। कॉलेजों में सीटों में 30% बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। फेरी वालों के लिए फेरी क्षेत्र तय करने के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों के रहने के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शीला दीक्षित ने दिल्ली में एक कमांड व्यवस्था के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में सुधार और महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती पर जोर देने की बात कही है। रुकेगी नहीं मेरी दिल्ली, ये हमारा स्लोगन है। ये हम दिल्ली को रुकने नहीं देंगे, आगे ही बढ़ती जाएगी। और उसका आधार है कि आप उस पार्टी को चुनिए जिसका अनुभव आपने देखा है, जिसकी रफ्तार आपने देखी है। इस मौके पर कांग्रेस ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और दिल्ली में किए गए विकास के काम गिनवाए। बिजली अच्छी मिलती है, पानी की थोड़ी कमी जरूर है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ दिल्ली में अब हवा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, हेल्थ अच्छा है और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मेट्रो भी है, अच्छी बसेस भी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं। दिल्ली में 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रदेश में 4 दिसंबर को सभी 70 सीटों पर मतदान होना है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने उन सभी मुद्दों को छूने की कोशिश की जो पिछले 2 साल से पार्टी के एजेंडे में अहम थे। जन लोकपाल, बिजली और पानी के बिल के अलावा महिला सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र नाम से जारी इस घोषणा पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर वो जन लोकपाल बिल पास करेगी। हर 1 साल में एक बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जनता के सामने खड़े होकर इस संकल्प पत्र पे क्या काम हुआ है इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे ताकि एक जवाबदेही बन सके। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि हर इलाके की समस्याओं को इसमें जगह दी गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए खास सुरक्षा दल गठित करने की बात इसमें शामिल है। हर एक परिवार को 700 लीटर पानी देने और राज्य में 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात की गई है। बलात्कारियों को सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया गया है। पार्टी के मुताबिक नए अस्पताल खोलने के साथ 40% डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाएगी। प्राइवेट स्कूल पर निगरानी रखने और 500 नए सरकारी स्कूल खोलने का भी वादा किया गया है। इनके अलावा वैट में सरलीकरण और यात्रा के लिए बुजुर्गों और छात्रों को रियायती मेट्रो कार्ड देने की बात भी कही गई है। पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया। अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के अलावा राज्य में हजारों ऑटो स्टैंड बनाने की बात भी पार्टी ने कही है। पार्टी ने दावा किया है कि घोषणा पत्र के जरिए हर तबके को राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति बदलना चाहती है। नॉर्मली दूसरी पार्टियां बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपने मैनिफेस्टो बना लेती हैं, लेकिन ये वाला मैनिफेस्टो कई महीनों तक जनता के बीच में जाकर जनता से राय लेकर जनता के साथ बैठकर बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर 3 महीने के भीतर स्वराज कानून पास करने का वादा किया है। इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक हर मोहल्ले के पास अपने बारे में फैसला लेने की शक्ति होगी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी ने बुधवार को दिल्ली में 10 दिन 10 इरादे कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के तहत पार्टी 10 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। आज से आरंभ करके अगले 10 दिन तक एक विषय हम रोज लेंगे जिसका बड़ा शीर्षक है 10 दिन 10 इरादे।
बीजेपी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक रैली में पार्टी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी एक विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उसने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सत्यपाल जैन जी मौजूद थे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर कि हमने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई है। और अब खबरें राजस्थान के चुनावी रण से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जयपुर में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। मनमोहन सिंह आज दोपहर जयपुर में एक रैली करेंगे। वो राज्य की कांग्रेस सरकार को दोबारा जिताने की मतदाताओं से अपील करते नजर आएंगे। राजस्थान विधानसभा के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, पार्टी ने बुधवार को उन्हें जाहिर कर दिया। राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए उम्मीद जताई कि प्रदेश में बीजेपी वापसी करेगी। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। चुनावी तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने राजस्थान में अपने पत्ते खोल दिए। जयपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया ने जीत के दावे किए। स्वराज संकल्प पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए 15 लाख नौकरियों के अलावा गुज्जर और अन्य पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कही है। 60 पेज के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों को 1% सालाना ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय के लिए 3% की दर पर 20 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया कि घोषणा पत्र में उन्हीं चीजों को शामिल किया गया है जिन्हें पूरा करने में पार्टी सक्षम है। यह हमारा संकल्प है। जो कुछ भी हमने कहा है इसमें अक्षरशः समय सीमा के अंतर्गत उसका पालन हमारी राजस्थान की प्रदेश सरकार करेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का दावा है कि अशोक गहलोत सरकार से जनता नाराज है, लिहाजा मतदाता बीजेपी में भरोसा दिखा रहे हैं। Traveling for the past 9 months now, and in the 9 months I've been very closely connected with the people, and I've seen an anger there. There's an anger that all the promises that have been made in the last 60 years and which have not come to fruition. सत्ता में आने पर मदरसा शिक्षा को भी मजबूत करने के अलावा पुलिस सुधार और देहात में मोबाइल मेडिकल वैन देने का बीजेपी ने वायदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें मिजोरम के चुनावी मैदान से। मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राज्य में जो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली चंपई शहर में होगी, फिर वो कलासीब में भी एक रैली करेंगे। राज्य की 40 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जबकि यहां पर मतगणना का काम 9 दिसंबर को होना है। उत्तरी त्रिपुरा में बने 6 ब्रू राहत शिविर में लोग डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर रहे हैं और बुधवार तक 45% लोगों ने डाक के जरिए मतदान कर लिया है। विशेष निगरानी में मतदान के लिए कई विशेष पर्यवेक्षक, नोडल अधिकारी और 86 पोलिंग अधिकारी भेजे गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस की 3 प्लाटून तैनात की गई है। रेयांग जनजाति यानी ब्रू उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर सब डिवीजन में रहती है। ब्रू जनजाति के लोग 1997 में जातीय हिंसा फैलने पर अपने अपने गांव छोड़कर त्रिपुरा चले गए थे। मिजोरम में मतदान 25 नवंबर को और यहां वोटों की गिनती का काम 9 दिसंबर को होना है। मिजोरम की आधी आबादी राजधानी आइजोल में रहती है और मतदाताओं में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। राजनीतिक गठबंधन नहीं बन पाने का असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वहीं विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मिजोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मिलकर मिजोरम डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। कांग्रेस को नई भूमि उपयोग नीति कार्यक्रम के जरिए फिर जीत की उम्मीद है। यह है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा पहाड़ी राज्य मिजोरम। प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर इस राज्य में खूबसूरत नजारे, हरी भरी पहाड़ियां,
कल कल करती नदियां, वनस्पतियां और जीवों का समृद्ध खजाना बिखरा पड़ा है। ये पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है, जिसके चलते मिजोरम सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मिजोरम को 1987 में 23वां राज्य बनाया गया। इससे पहले 1972 तक ये असम का हिस्सा था। बाद में इसे केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। Now here, especially within Aizawl city, I've got 10 constituencies. Each constituency has got an area of only 1.5 square kilometer, 2.5 square kilometers, 3 square kilometers. I have to have three flying squads, 3 static surveillance teams. So this I brought it to the knowledge of the election commission, and they were kind enough to reduce it to 1 for each constituency. मिजोरम में झूम खेती होती है। इसमें जंगल में आग लगाकर खेती के लिए जमीन तैयार की जाती है। फसल निकलने के बाद जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने स्थानांतरित कृषि की जगह नए स्थायी कृषि मॉडल शुरू किया है, जिसमें किसानों को स्थायी जमीन देने के साथ ही खेती के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। We do not oppose this development policy, but the process, the way they have been running by this ministry, is really just to give a public only the method of depending on the government's supply. इसके बावजूद कांग्रेस की जीत की राह आसान नहीं लगती। सत्ता विरोधी लहर चावल, तेल और घरेलू गैस जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी उसकी जीत में रोड़े अटका सकती है। That is in the air in Mizoram, whether it is with the government officials or with the farmer class, the poor people, or whether in the business population, and even the opposition, why they try to unite, even though they don't have any formula for unification, because they are afraid of the onslaught of the Congress. आइजॉल जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें तुइवावल, चल्फी, तवी, आइजॉल उत्तर 1, आइजॉल उत्तर 2, आइजॉल उत्तर 3, आइजॉल पूर्व 2, आइजॉल दक्षिण 2, आइजॉल दक्षिण 3, आइजॉल पश्चिम 3 कांग्रेस के पास है, जबकि आइजॉल पश्चिम 1, आइजॉल पश्चिम 2, आइजॉल दक्षिण 1 दूसरी पार्टियों के पास हैं। एमएनएफ और एमपीसी ने 1998 के विधानसभा चुनाव के पहले गठबंधन बनाया था और 40 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2013 में इतना ही। दोपहर 1 बजे चुनाव से जुड़ी हर खबर पर बारीकी से फिर से नजर डालेंगे। नमस्कार।